जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष सिंह आज फिर से YouTube के इस DNS एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लास्ट क्लास में कल प्लेटो को पढ़ा था, WPT, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसी में आज हम फिर से दूसरा टॉपिक अरिस्टोटल लेकर आए, जो कि प्लेटो का शिष्य था और एक बहुत ही महान दार्शनिक के रूप में उसे जाना जाता है। और एक तरीके से ये दार्शनिक जो फिलॉसफी थे, जो फिलॉसफर था पॉलिटिकल फिलॉसफी में, इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, इसे राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो आइए चलिए हम फिर से इसे शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अरस्तु जो था वो 384 ईसा पूर्व का कहने का मतलब है कि BC में इसका जन्म हुआ था और 322 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं डेट है, लेकिन ऐसा माना जाता है बहुत से हिस्टोरियन के हिसाब से कि 322 ईसा पूर्व के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म जो था वो थ्रेस में स्थित स्टैगिरस में हुआ था। स्टैगिरस नाम की जगह थी, जो कि यूनान कहने का मतलब है कि ग्रीक का उपनिवेश था, एक तरीके से ग्रीक की कॉलोनी थी। अरस्तु महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो का शिष्य और विश्व विजय महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर का गुरु था। ऐसा ये इतिहास में मिलता है कि प्लेटो का शिष्य होने के साथ साथ इसने जो द ग्रेट अलेक्जेंडर था, जिसे हम हिंदी में सिकंदर भी कहते हैं, उसका ये उनके ये गुरु थे। अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं तथा उन्होंने पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध रचना लिखी थी। ये उनकी एक प्रमुख रचना है, पॉलिटिक्स। और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा। ऐसा कहा जाता है कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को, पॉलिटिकल साइंस को, एक तरीके से मास्टर साइंस कहा था। ऐसा कहा था कि जो राजनीति विज्ञान है वो एक तरीके का मास्टर साइंस है, साइंस का भी साइंस है। अरस्तु एथेंस से कालचिस भाग गया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय के शासन के द्वारा जो सोक्रेटिस के साथ हुआ था, जो सुकरात के साथ हुआ था, एक समय में प्लेटो का भी, जब प्लेटो के गुरु की हत्या कर दी गई थी और उनको जहर दे के मार दिया गया था, तो उसके बाद यही चीज़ अरस्तु को पता चली, अरिस्टोटल को पता चली, तो वो भी जब अपनी फिलॉसफी देता था तो वो वहाँ से अपने शहर से भाग गया था। ये सोच के भाग गया था कि जैसा सुकरात के साथ हुआ था, जैसे हमारे गुरु के साथ हुआ था, वैसा ही हमारे साथ दोबारा ना हो। और इसी क्रम में वो जो है अपने शहर से, अपने जन्म स्थान से वो जा चुका था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फिर से जो पीछे हमने हिंदी में आपको पढ़ाया है उसी की ये एक इंग्लिश स्लाइड है। और ऐसे ही आपको सारे टॉपिक्स से रिलेटेड, आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपको मटेरियल में पढ़ा रहे हैं हम। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम इनका थ्योरी ऑफ फॉर्म था, किसी भी चीज़ के होने का एहसास, जो थ्योरी ऑफ फॉर्म और कॉजेज जो है, एक तरीके से थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का जो है प्लेटो ने भी दिया था। और इसी तरीके से उसका प्रतिरोध करते हुए जो प्लेटो ने अपने थ्योरी ऑफ फॉर्म दिया था और बताया था कि जो दुनिया दो तरह की होती है, एक हमारी जो आइडिया की दुनिया होती है, एक हमारी सोच की दुनिया होती है, और एक जो है जो असली दुनिया होती है जिसे हम अपने इंद्रियों से महसूस करते हैं। तो अरिस्टो ने क्या किया था कि अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म में जो है उसका उस चीज़ का, अपने गुरु के ही उस थ्योरी का, उस सिद्धांत का खंडन किया। और खंडन करते हुए उसने साफ लफ्ज़ों में एक बात कही कि जो दुनिया है वो सिर्फ एक ही है, एक दुनिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो एक दुनिया कौन सी है, तो वो एक दुनिया वह दुनिया है जिसमें हम चीज़ों या फिर आप कह सकते हैं मैटर्स को, किसी भी वस्तु को, या चाहे वो किसी भी तरह की हो, उसको हम छू के महसूस करके हम एहसास लेते हैं, वही दुनिया असली दुनिया है। और जो हमारी सोच की दुनिया है वैसी कोई दुनिया नहीं होती है, ऐसा अरस्तु का कहना था। और इसी के क्रम में उन्होंने अपनी एक और थ्योरी दी, जो कि थ्योरी ऑफ कॉज के नाम से हम जानते हैं। थ्योरी ऑफ कॉज क्या होता है? थ्योरी ऑफ कॉज हम उसे कहते हैं, पहले मैं लिख लेता हूं, थ्योरी ऑफ कॉज। थ्योरी ऑफ कॉज हम उसे कहते हैं कि थ्योरी किसी भी चीज़ के होने का कारण क्या है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी उसका निर्माण हुआ है। जैसे कि अगर हम ये मान के चले कि अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ने के लिए हमें मेज होना चाहिए, तो मेज का विचार एक हमारे दिमाग में आता है, कॉज आता है। फिर उसके बाद उससे हम क्या करते हैं कि उस कॉज से हम
ये सोचते हैं कि एक जो मेज है वो किस प्रकार बनेगा। तो मेज किस प्रकार बनेगा, तो मेज को बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए, तो कुछ सामान को फिर उसको बनाया जाएगा, एक रूप दिया जाएगा, एक आकार दिया जाएगा, फिर वो जाके फाइनल में अंतिम रूप में आके वो एक मेज के रूप में तैयार होगा। तो इसी को उन्होंने थ्योरी ऑफ कॉज दिया था, और थ्योरी ऑफ कॉज को उन्होंने 4 मेथड से समझाया था, और वो 4 कॉज इस प्रकार हैं कि पहला मटेरियल कॉज है। मटेरियल कॉज कि मतलब कोई भी चीज अगर हमें चाहिए तो उसके लिए पहले कुछ रॉ मटेरियल होना जरूरी है, कुछ कच्चा सामान होना जरूरी है जिससे हम उस सामान का निर्माण कर सके। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते, जैसे मैंने आपको मेज का उदाहरण दिया, तो मेज का कहने का मतलब यह है कि मेज को बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए लकड़ी। फिर लकड़ी तो हो जाएगी, लेकिन क्या लकड़ी के सिर्फ होने से एक मेज तैयार हो जाएगा? नहीं। तो उसको बनाने के फिर हमें निर्माण के यंत्र चाहिए। निर्माण के यंत्र जैसे कि काठी चाहिए उसको ठोकने के लिए, उसके लिए एक लंबी लंबी लकड़ी चाहिए, उसको काटने के लिए औजार चाहिए, तो उसके यंत्र चाहिए, निर्माण के यंत्र। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, ये ऊपर नीचे हो गया है, एफिशिएंट नीचे होगा, 3rd नंबर पे होगा, और ये फॉर्मल जो है वो 2nd नंबर पे होगा। जैसे कि उसके बाद फिर लकड़ी होगी, मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से, पहले लकड़ी होगी, पहले मटेरियल होगा, फिर उसके बाद फॉर्मल कॉज होगा, फॉर्मल कॉज की विचार आएगा, फिर उसके बाद एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट कि उसको बनाए कैसे जाए, उसके बनाने के लिए कौन कौन से सामान लगेंगे, और उसके बाद फिर मेज का निर्माण होगा, और वो जाके फाइनल कॉज कहलाता है। ऐसा इन्होंने अपने जो है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के साथ थ्योरी ऑफ कॉज में दिया था सिद्धांत, किसी भी चीज के होने का जो है सिद्धांत उन्होंने दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम उनके दूसरे, ये देखिए ये इंग्लिश में है, वही चीज हमने समझाया है, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज और फाइनल कॉज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अरस्तु का न्याय सिद्धांत। उनका न्याय सिद्धांत क्या कहता है, उनका न्याय सिद्धांत क्या कहता है, तो उनका न्याय सिद्धांत दरअसल ऐसा था कि अरस्तु ने न्याय को बहुत ही अलग तरीके से दिया था। जैसे उनके गुरु ने न्याय का सिद्धांत इस तरीके से दिया था कि उनके गुरु ने यह कहा था कि जो न्याय होता है वो एक तरीके से अपने ही आत्मा के गुण को पहचानना और उसके जरिए समाज में 3 वर्गों में बट के अपने अपने काम को करना, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी को रोके टोके हुए अपने काम को करना, ना ही दूसरा कोई उसके काम को रोके टोके। तो अरिस्टोटल ने इस चीज से ठीक उल्टा अपना जो है सिद्धांत दिया न्याय का। उनका सिद्धांत का न्याय यह था कि सिद्धांत 2 तरीके से होना चाहिए, एक संपूर्ण न्याय होना चाहिए और दूसरा विशेष न्याय होना चाहिए। विशेष न्याय में भी उन्होंने 2 तरीके के सिद्धांत दिए, एक संशोधनात्मक न्याय दिया और एक वितरणात्मक न्याय दिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं तो इन्होंने न्याय को, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, न्याय को 2 भागों में विभाजित किया, पहला संपूर्ण न्याय और दूसरा विशेष न्याय। विशेष न्याय में उन्होंने दो न्याय और दिए, संशोधनात्मक और दूसरा वितरणात्मक। अब हम ये जानेंगे कि संपूर्ण न्याय क्या होता है। तब संपूर्ण न्याय ये होता है कि इस न्याय से आशय सामाजिक नैतिक से है। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए राइटियसनेस शब्द प्रयुक्त किया है, अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। मतलब कि अगर किसी इंसान का, जैसे अगर मैं पिता हूं या फिर मैं अगर एक टीचर हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है, इसको एक सही तरीके से करना ही एक समाज में जो है वो न्याय का दर्जा इन्होंने दिया था, उसी को हम संपूर्ण न्याय कहते हैं। और दूसरा विशेष न्याय में सबसे पहले हम जानेंगे संशोधनात्मक न्याय। तो विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य के द्वारा यानी स्टेट के द्वारा किसी भी इंसान, चाहे वो पुरुष चाहे वो कोई भी हो, उसको उसके गलती के ही अनुसार उसको सजा दिया जाए राज्य के द्वारा, यही एक तरीके का संशोधनात्मक न्याय है, ताकि जो व्यक्तियों के आचरण है उनको सुधारा जाए एक राज्य में, ताकि सब लोग अच्छे से जी सके। इसी को उन्होंने संशोधनात्मक न्याय कहा था। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड व शक्ति प्रयोग करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। उनका दूसरा विशेष न्याय था वितरणात्मक न्याय। राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, सम्मान, पुरस्कार का वितरण करना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने
जो अपना विशेष न्याय दिया था उसमें दूसरा न्याय वितरणात्मक न्याय दिया था। वितरणात्मक न्याय कहने का मतलब ये होता है कि सभी चीज़ों का एक राज्य में जो पद हैं, जो वेल्थ है, जो पैसा है, जो पुरस्कार है, उसको एक तरीके से समान वितरण कर देना। सभी राज्य के राज्य में जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, उनके पद में सारे पदों में समान रूप से वितरण कर देना, ये उनका वितरणात्मक न्याय कहलाता है। अब इसी रूप में हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे। अब आगे देखते हैं वितरणात्मक न्याय। राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, सम्मान एवं पुरस्कार का वितरण करना ही वितरणात्मक न्याय था। अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं, पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। अब हम जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि वितरण तो किया जाएगा, सब में बराबर वितरण किया जाएगा, लेकिन वो बराबर कैसे होगा? तो वो बराबर इस प्रकार से होगा कि उसका समाज में एक समाज है, जो राज्य में जो समाज है, जो एक कम्युनिटी है, उसके बीच में वो जिस प्रकार की सेवा करेगा उसी प्रकार से उसके पदों का वितरण होगा। व्यक्ति में उसका उसी प्रकार से सेवाओं और उसके पदों का वितरण किया जाएगा, उसको उसके योगदान से निर्धारित होगा। समानता का सिद्धांत भी समानुपातिक है। समानुपातिक कहने का मतलब है कि इसको इन्होंने प्रोपोर्शनल कहा था। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। प्रोपोर्शनल का मतलब ये था कि इनका जो न्याय का सिद्धांत था, वो एक तरीके से जो सिद्धांत था वो यह कहता था कि जो इक्वल है, जो बराबर है, हम थोड़ा सा नीचे आपको लेके चलते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ लिख के। जो इक्वल है उसे हम इक्वल ट्रीट करेंगे, जो इक्वल है हम उसे इक्वल ट्रीट करेंगे। जैसे एक राजा है तो उसको हम राजा की तरह ट्रीट करेंगे, और जो अनइक्वल है, जिसने अनइक्वल वाला काम किया है, उसको हम अनइक्वल ट्रीट करेंगे। यही इनका, ये नहीं कि हम जो इक्वल है उसको अनइक्वल करें और जो अनइक्वल है उसको भी इक्वल करें। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। उस जो अनइक्वल है उसको भी हम अनइक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे। यही इनका जो है समानुपातिक न्याय था, और इसी समानुपातिक न्याय है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। समानुपातिक न्याय था, वो समानुपातिक न्याय इस प्रकार से था। ये इनके न्याय देने का ये तरीका क्यों था, इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो, उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। इससे होगा क्या? अनुपातिक समानता के विचार का समर्थक है। मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना है, कि अगर इंसान या फिर हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, उसका जो सबसे आखिरी में जो रीज़न होता है काम करने का, कि वो हमें खुशी दे। हम कपड़े खरीदते हैं खुशी प्राप्त करने के लिए, हम नया कपड़ा पहनते हैं, तो हम क्यों पहनते हैं? ताकि हमें खुशी हो, हम समाज में दिखाए तो हमें खुशी होती है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि मानवीय जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो प्रसन्नता प्राप्त करना है, और जिसे यूनानी भाषा में हम क्या कहते हैं? यूडोमोनिया। ये शब्द बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि यूडोमोनिया शब्द जो है, ये ऐसा बहुत से एग्जाम में ये शब्द पूछा गया है कि यूडोमोनिया जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है? तो ये अरस्तु से रिलेटेड है। भले ही इसे यूनानी में बोला गया है, लेकिन यूनानी भाषा में कहने का मतलब ये नहीं कि प्लेटो में पूछा जाए तो आप प्लेटो में भी ये बात कहेंगे, नहीं। ये बात सिर्फ और सिर्फ जो है आप अरिस्टोटल से जोड़िएगा इस शब्द को। यूडोमोनिया का मतलब ये होता है कि मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य, जो बेसिक जो नीड है उसकी, वो है हैप्पीनेस पाना, खुशी पाना। और इसी के लिए उन्होंने वही हैप्पीनेस को उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत में बताया था। इसी क्रम में आगे हम पढ़ते हैं। व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। व्यक्ति क्या है? एक राजनीतिक प्राणी है। ये बहुत ही एक तरीके का बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है इनके बारे में, कि इन्होंने इंसान को एक जो है सामाजिक जानवर कहा था। ये एक कि इंसान जो होता है वो एक सामाजिक जानवर होता है, और वह क्या होता है? वो बिना समाज के नहीं जी सकता है। अगर वो बिना समाज के जीता है तो इसका मतलब या तो वो भगवान है या फिर वो शैतान है, जानवर है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यूनानी भाषा में इसका अर्थ जून पॉलिटिकॉन है। ये आप पढ़ लीजिए, जून पॉलिटिकॉन है। यूनानी युग में सभी लोग साथ बैठते थे, जिसे एक्लेसिया कहते थे, कहा जाता था। यह विधायिका के भांति कार्य करती थी। विधायिका का मतलब कि सब लोग साथ में बैठते थे, बातें करते थे और कुछ अपने आपस में ही कानून बनाया करते थे। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब हम जानेंगे, अब हम शुरू करेंगे कि उनका राज्य का सिद्धांत क्या था, वो राज्य को क्या मानते थे, राज्य के बारे में वो उनके क्या विचार थे। तो राज्य के बारे में उनका विचार यह था कि राज्य का विकास जो होता है उसका एक क्रम होता है। सबसे पहले वो एक व्यक्ति होता है सबसे पहले एक राज्य में, फिर उससे परिवार होता है, फिर उस परिवार से एक गांव बसता है और उस गांव से फिर जो है राज्य बनाए जाते हैं, राज्य का निर्माण होता है। ऐसे उन्होंने एक क्रम बनाया था, किसका, राज्य के विकास का क्रम उन्होंने बनाया था। अब जैसा कि हम पढ़ सकते हैं कि राज्य के विकास का क्रम जो था वो पहला परिवार, दूसरा गांव और तीसरा राज्य था। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, ये क्रम एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्रम पूछा गया है। अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक है, प्राकृतिक है व आंगिक संस्था है। अरस्तु का यह मानना था कि राज्य किसी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी भी थ्योरी से नहीं उत्पन्न होता है। राज्य जो है वो एक तरीके का प्राकृतिक संस्था है, वो नेचर के द्वारा बनाया गया है, वो हमारे आपके द्वारा किसी चीज से नहीं बनाया गया है। और आगे हम फिर इसी क्रम में जानेंगे कि जब हम अगले किसी फिलोसफर को पढ़ेंगे तो उसमें ये, अब आगे के फिलोसफर में ये कहा गया है कि उन लोगों ने ये बातें कही हैं कि जो राज्य का निर्माण होता है वो एक थ्योरी से होता है, एक एग्रीमेंट से होता है, एक जो है एक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, उसके बाद समाज के लोग जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तब राज्य का निर्माण होता है। लेकिन ये कहते थे कि राज्य का जो निर्माण है वह स्वाभाविक है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है व आंगिक संस्था है। अब फिर आगे हम स्लाइड पढ़ते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। समुदायों का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, समुदाय मतलब एक समुदाय नहीं, ढेर सारे समुदाय। जैसे एक समुदाय ये हुआ, एक समुदाय ये हुआ, एक समुदाय ये हुआ, एक समुदाय ये हुआ। तो ऐसे ढेर सारे समुदाय जब मिल जाएंगे तो वो एक समुदाय बड़ा सा हो जाएगा और फिर उसको एक हम राज्य का दर्जा दे दिया करेंगे, वो एक राज्य का दर्जा उसको दे दिया जाएगा। व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। एक व्यक्ति का, जब वो व्यक्ति समाज में रहेगा, समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच में रहेगा, तभी उसका विकास संभव है, ऐसा अरस्तु का मानना था। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो वह पशु है या फिर देवता है। जैसा कि मैंने पहले इसके पिछले वाले स्लाइड में बताया था कि उन्होंने जू पॉलिटिकॉन शब्द का प्रयोग किया था और उसके माध्यम से वो यही कहना चाहते थे कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है वह या तो पशु है या फिर देवता है। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता क्या होगी? तो अरस्तु इसे मैं मिटा देता हूं पहले, फिर हम साफ से अगर कोई चीज समझनी होगी ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता क्या थी? तो अरस्तु के आदर्श राज्य, मैं माफी चाहूंगा, अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता यह थी कि वहां की जो शासन प्रणाली होगी वो पॉलिटी होगी। अब आप लोग पूछेगा सर पॉलिटी क्यों होगी? इसके पहले जो थे वो सीधे फिलोसफर किंग, ये सीधे पॉलिटी। हाँ, क्योंकि इन्होंने करीब 198 सिटी स्टेट राज्यों की जो संविधान थे उसको पढ़ा था, वहाँ के शासन की प्रक्रिया को जाना था, पढ़ा था। उसके बाद इन्होंने एक प्रकार का अपने खुद का शासन करने का तरीका बनाया था और उसके बाद उसका विश्लेषण करके, एनालिसिस करके इन्होंने ये बताया कि अगर किसी राज्य में शासन करना है तो वहाँ की शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? वहाँ की शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। राज्य की जनसंख्या न ज़्यादा न कम होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जैसा कि प्लेटो ने सीधे बोल दिया था कि हमारे राज्य की जनसंख्या जो है वो 5040 होनी चाहिए, इन्होंने सीधे कहा था कि जो हमारे आदर्श राज्य की जो जनसंख्या होगी वो ना तो ज़्यादा होगी, ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए, ताकि जो सारी कम्युनिटी हैं वो आराम से अच्छे से रह के एक दूसरे को जो है मदद कर सके, समाज में योगदान दे सके, हर चीज़ कर सके। नागरिकों का चरित्र बुद्धिमान और साहसी दोनों का मिला जुला रूप होना
चाहिए। एक नागरिक का जो उनके राज्य में जो नागरिक रहेगा उनका विचार कैसा होना चाहिए, चरित्र कैसा होना चाहिए, तो वो बुद्धिमान होनी चाहिए, साहसी होने चाहिए और मिला जुला भी रूप होना चाहिए। और इसी अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है कि आंगिक राज्य। आंगिक राज्य के अंतर्गत वही व्यक्ति का महत्व है, राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का महत्व है। अगर व्यक्ति नहीं रहेगा तो उसका परिवार नहीं बनेगा, परिवार नहीं रहेगा तो क्रम नहीं होगा, अगर क्रम नहीं बनेगा तो राज्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। राज्य अकेला रह के क्या करेगा, क्योंकि उन्होंने राज्य को तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने तो व्यक्ति को कहा है कि व्यक्ति जो है एक सामाजिक जानवर है। तो एक व्यक्ति का विकास कैसे होगा, व्यक्ति का विकास जो है वो राज्य के अंतर्गत ही होगा। जिस तरह शरीर के अंगों के पहले व्यक्ति का बोध होता है, उसी तरह राज्य के नागरिकों के पहले राज्य का बोध होता है। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में, जैसे कि हमारा नाम, मेरा नाम आयुष है, तो हमें आयुष करके बुलाया जाता है। आयुष, अपने हाथ से एक गिलास पानी दे दो, ना कि ये कहा जाता है कि ए हाथ आयुष के आयुष से जुड़ के तुम एक गिलास पानी लेते हो, ये बात नहीं होती है। वैसे ही क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे अरस्तु कहते हैं कि एक राज्य जो है, राज्य के अंतर्गत व्यक्ति का महत्व है। फिर वो दूसरी लाइन कहते हैं कि जैसे शरीर के अंगों से पहले व्यक्ति का बोध होता है, वैसे ही राज्य के नागरिकों के पहले जो है राज्य का बोध होता है, राज्य का बोध होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अरस्तु के अनुसार राजनीति की परिभाषा क्या है। अब हम ये जानेंगे कि अरस्तु के अनुसार जो है वो राजनीति की परिभाषा क्या है। तो अरस्तु के अनुसार मानवीय जीवन दो पक्ष होते हैं। एक मानव के जीवन के दो पक्ष होते हैं। पहला होता है आर्थिक और दूसरा होता है व्यक्तिगत पक्ष। से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन है। एक जो मनुष्य है उसका जो है मानवीय जीवन जो होता है वो दो पक्ष होता है। और उनका ये मानना था, अरस्तु का ये कहना था कि आर्थिक और व्यक्तिगत पक्ष से ज़्यादा उसका राजनीतिक और सामाजिक पक्ष होता है कि एक समाज में वो कैसा है, ऐसा अरस्तु का कहना था राजनीति के बारे में। और उसके बाद नीचे लिखता है, इसलिए अरस्तु ने व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी का नाम दिया, क्योंकि एक अरस्तु के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में सामाजिक और राजनीतिक जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जीवन, तो इसीलिए उस इंसान को क्या कहा उन्होंने, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड भी ऐसे ही इंग्लिश में है, लेकिन मैं इंग्लिश में इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनको समझने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, वो भी इसे रीड करके आराम से जो हमारे एमए के एग्ज़ाम में जो भी सवाल पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड वो आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और उनके जो है उनके शासन कि एक राज्य में किस प्रकार का शासन होना चाहिए इसे हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड विधि के शासन का है। विधि के शासन का मतलब होता है कि जो शासन प्रक्रिया होगी एक राज्य में वो क्या होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो अरस्तु थे, जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने 158 राज्यों के संविधान और वहाँ की शासन प्रक्रियाओं को पढ़ा था और उन्होंने फिर अपना खुद का जो है शासन प्रक्रिया एक दिया था। और उसमें उन्होंने बताया था कि जो शासन प्रक्रिया में सबसे बेहतरीन जो शासन प्रक्रिया होगी वो एक तरीके की राजनीति होगी। राजनीतिक मतलब कि पॉलिटी जो होगी वो सबसे बेहतरीन शासन प्रक्रिया होगी अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विपरीत विधि का शासन का महत्व दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेटो ने जो है वो एक राजा का महत्व दिया था और उन्होंने ये कहा था कि राजा से ही सारे नियम कानून निकलेंगे, ना कि कोई अलग से कानून होगा। और उसके ठीक विपरीत अरस्तु ने अपने शासन की विधि में सीधे कहा कि हमारे यहाँ जो भैया हमारा राज्य होगा उसमें किस चीज़ का शासन होगा, तो उसमें पॉलिटी का शासन होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में कहा कि जब व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है। जब एक व्यक्ति जो होता है वो, उन्होंने ये बात अपने बुक पॉलिटिक्स में लिखी थी। उनकी जो महत्वपूर्ण बुक थी जो मैंने पहले स्लाइड में आपको दिखाया, उसमें इन्होंने ये लाइन
लिखी मिलती है उनकी कि जब व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है, परंतु इससे अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है। तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि राज्य में जो है एक व्यक्ति जो है न्याय होने के लिए अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसी प्रकार का जो है सज़ा या फिर उसको पनिशमेंट दिया जाता था। और इसी को उन्होंने सही रखने के लिए जो है, और ये इसलिए उन्होंने रखा था ताकि एक मनुष्य जो है, एक व्यक्ति जो है वह विधि व न्याय से जो है राज्य में रह सके। अरस्तु के अनुसार विधि अव्यक्तित्व होती है क्योंकि विधि शासक व शासित दोनों पर समान रूप से लागू होती है। उनके अनुसार उनके राज्य में जो शासन करेंगे और जो जनता होगी उन दोनों के ऊपर विधि जो है वो समान रूप से लागू होगी। विधि मतलब कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी लॉ, वो जो शासक होगा और जो शासित, दोनों पर जो शासित हो रहे हैं, जो वहाँ की जनता है, उनके ऊपर भी समान रूप से लागू होगी। अब हम इसी क्रम में इनके जो है इनका शासन देखने के बाद आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम ये पढ़ेंगे कि इनकी शासन प्रणाली किस प्रकार थी। इन्होंने जो अपना शासन प्रणाली का जो नियम दिया था वो किस प्रकार का दिया था। तो इन्होंने 2 प्रकार के शासन प्रणाली का नियम बताया था। इन्होंने 6 प्रकार की शासन प्रणाली दी थी जिनको उन्होंने दो में बांटा था। 2 रूप में बांटा था। एक शुद्ध रूप, आप देख सकते हैं, एक शुद्ध रूप में बांटा था और एक भ्रष्ट रूप में बांटा था। अब हम ये जानते हैं कि ये शुद्ध रूप और भ्रष्ट रूप है क्या। तो मैं आपको यहाँ पे साइड में छोटे से स्लाइड में आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि शुद्ध रूप और जो है भ्रष्ट रूप में अंतर क्या था। तो देखिए, वो एक जो है वो जस्ट था जिसे हम शुद्ध रूप कहते हैं, और एक जो है वो अनजस्ट था। मैं आपको यहाँ पे सिंपल वे में बता रहा हूँ, एक अनजस्ट था। ये 2 रूप में इन्होंने बांटा था। अब इन 2 में से भी इन्होंने 6 रूप में शासन प्रणाली को बांटा था। जो पहली शासन प्रणाली थी शुद्ध रूप में, वो थी एक राजा की, मोनार्क का मतलब राजा, जिसे हम राजतंत्र कहते हैं। राज्य मतलब राजा का तंत्र कहते हैं। एक व्यक्ति का शासन था और ये सिर्फ, और इन्होंने इन दोनों को भी, शुद्ध और भ्रष्ट रूप को तीन तरीके से बांधा था। जैसे कि एक पहले वाले में एक लोक का शासन होगा, दूसरे वाले वन लोक का शासन होगा, दूसरे में कुछ लोगों का शासन होगा, फ्यू, जिसे हम फ्यू कहते हैं, और तीसरे में मेनी लोगों का शासन होगा, मतलब ढेर सारे लोग शासन करेंगे। ऐसा इन्होंने दिया था। अब हम इसमें आगे जानेंगे तो आगे ये होगा कि मोनार्की होगी, और जब वो मोनार्क भ्रष्ट हो जाएगा, जब वो मोनार्क अपने बारे में सोचने लगेगा अपने जनता का छोड़ के, तब वो भ्रष्ट रूप जो कहलाएगा वो निरंकुश तंत्र कहलाएगा, जिसे उस निरंकुश तंत्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टायरेनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो हो जाएगा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। फिर लोग क्या करेंगे, लोग जो है देखेंगे कि जब टायरेनी हो गई है, जो राजा है वो निरंकुश हो गया है, अपने मन का काम कर रहा है, प्रजा पे अपनी चीजें थोप रहा है, तो फिर जो है वहां की जो जनता होगी वो क्या करेगी, रिवॉल्यूशन ला देगी, वो क्या कर देगी, रिवोल्ट कर देगी, विद्रोह कर देगी। तो विद्रोह करने के बाद जो है टायरेनी से फिर एक शुद्ध रूप आएगा, और शुद्ध रूप जो है वो कुछ लोगों का शासन होगा, जिसे हम कुलीन तंत्र कहते हैं। कुलीन तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कुलीन तंत्र को इंग्लिश में हम कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। ये जो है ये कुलीन तंत्र कहलाता है। फिर कुलीन तंत्र भी कुछ दिन तक शासन करेगा, कुछ लोग शासन करेंगे, फिर वो कुछ लोग धीरे धीरे होके भ्रष्ट हो जाएंगे। तो जब वो भ्रष्ट हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, गुट तंत्र कहलाएगा। तो गुट तंत्र को इन्होंने इंग्लिश में कहा था ओलिगैर्की। और ओलिगैर्की जब हो जाएगा तो ओलिगैर्की में भी क्या करेगी, जनता कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक जो है उस चीज़ों को सहेगी, फिर विद्रोह कर देगी। जब वो फिर विद्रोह करेगी तब जाके फिर से जो है संवैधानिक शासन तंत्र आएगा, जिसमें बहुत सारे लोग जो है विद्रोह करेंगे, तो उन लोगों का शासन आएगा, जिसे हम कहते हैं पॉलिटी।
और पॉलिटी से जो है, फिर पॉलिटी के बाद जब पॉलिटी भ्रष्ट होगी तो पॉलिटी का भ्रष्ट रूप जो उन्होंने बताया था वो डेमोक्रेसी बताया था, जिसे हम हिंदी में लोकतंत्र भी कहते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इसे हम भ्रष्ट रूप भी कहते हैं। ये इनके शासन का जो है वो प्रक्रिया था कि शासन की प्रक्रिया जो होगी एक समाज में वो इस प्रकार होगी। अब इसी के मद्देनजर अगर हम देखें, इसी को हम अगर सेंटर पे रख के देखें तो सेंटर पे रख के देखें तो इसी से शासन प्रणाली से ही इनका एक और सिद्धांत निकलता है जिसे हम थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जब रिवॉल्यूशन, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन हम उसे कहते हैं कि जब ये मोनार्क जब भ्रष्ट हो जाएगा और जब इससे टिरनी का शासन होगा, तो जब ये चेंज होगा तो इसी को हम जो है थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं, मतलब कि विद्रोह का सिद्धांत। और इसी को हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि इन्होंने रूल ऑफ लॉ के बाद जो है क्रांति का विचार में क्या कहा था। तो ये रहा क्रांति का विचार। क्रांति का विचार में इन्होंने कहा था कि अरस्तु ने शासन प्रणाली का विशद वर्णन करते हुए शासन प्रणालियों के परिवर्तन का भी उल्लेख किया है। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी शासन होता था, जो शासन की प्रक्रियाएं होती थी, वो शासन की प्रक्रियाएं कुछ दिन बाद भ्रष्ट होने के साथ साथ वो बदल जाती थी और उसके बाद वहां की जनता विद्रोह करने के साथ साथ उसको बदल के फिर से शुद्ध रूप का शासन जो है वो रखती थी। और इसी को उन्होंने जो इस शासन प्रणालियों का जो परिवर्तन था, इसका भी उल्लेख जो है वो अरिस्टोटल ने किया था। आइए आगे पढ़ते हैं। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणालियों या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जब शासन करने की प्रणाली जब बदलेगी तो उसी को क्रांति कहा जाता है। इसमें बस इतना ही है, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए कुलीन तंत्र का गुट तंत्र में परिवर्तन। फिर इनके अनुसार क्रांति का मूल कारण जो है वो, क्रांति का मूल कारण क्या है? विषमता या समानता। जब कोई भी शासन करने वाला समान रूप से नहीं देखेगा अपनी जनता को, जब उनके बीच में असमानता लाएगा, विषमता लाएगा, तो जो है विद्रोह होगा, उसी समय क्रांति होगी। क्रांति होने का सबसे मेन कारण क्या है? विषमता या असमानता है। इनके अनुसार दो प्रकार की समानताएं होती हैं। एक होती है निरपेक्ष समानता, और एक होती है अनुपातिक समानता। अरस्तु के अनुसार क्रांति के इस मूल कारण के अतिरिक्त क्रांति के अन्य कारण भी होते हैं। अब क्रांति के अन्य कारण क्या क्या होता है, आइए चलिए पढ़ते हैं। शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा, मतलब कि और चाहने की लालसा, लालची हो जाना, भ्रष्ट हो जाना। अब टैक्स ले रहे हैं तो पूरा पैसा लूट लिया जनता का, वैसा हो जाना। सम्मान की लालसा, भूख होना कि अरे हम गलत कर रहे हैं, उससे क्या, हमारे ऊपर फिर भी जो है हमको जो है रेस्पेक्ट किया जाए, हमें जो है सम्मान दिया जाए। इसके अंतर्गत अयोग्य को सम्मानित व योग्य को अपमानित करना। जैसा कि मैंने बताया कि एक राज्य में तभी वो राज्य अच्छे से चल पाएगा जब उसमें एक योग्य को योग्य तरीके से जो है उसको पुरस्कृत किया जाए और अयोग्य को अयोग्य तरीके से। लेकिन ये क्या करेंगे? अयोग्य को सम्मानित करेंगे और योग्य को अपमानित करेंगे। तो यही जो है विद्रोह और क्रांति का कारण बनेगा। शासन करने वाले व्यक्ति अयोग्य होगा ही जब वो अच्छा है, और धीरे धीरे जब वो भ्रष्ट होगा तो वो अयोग्य हो जाएगा। घृणा के कारण भी क्रांति होती है, क्योंकि धनी वर्ग में जनता शासकों से घृणा करती है। जो धनी वर्ग में होता है उसमें जनता क्या करती है? शासकों से जो है घृणा करती है। इसीलिए जो अरिस्टोटल थे उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये बताया कि जो चीज़ें हैं, जो वितरण है, वो समान होना चाहिए सबके बीच में, ताकि ये जो घृणा है, ये घृणा का भाव ना उत्पन्न हो। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। समाज में गरीब व धनी वर्गों में असंतुलन ही क्रांति का मूल कारण है। तो मूल कारण क्रांति का क्या होगा? जो असमानताएं हैं वही जो है मूल कारण क्रांति की बनेंगी। राज्य में किसी एक अंग का
आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली होना। जब राज्य में कोई भी एक वर्ग सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा तो उससे क्या होगी, उससे जो है हमारा विद्रोह या फिर क्रांति आएगी। कुछ लोग घृणा करेंगे, असमानताएं फैलेंगी और फिर वही लोग मिलके क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। अब आइए ये जो है प्रजातंत्र, हाँ ये अब हम पढ़ेंगे। ये जो है ये टॉपिक विशेष शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण इस प्रकार हैं। क्रांति होने के विशेष कारण क्या है, तो अब हम ये पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार में बताया था कि प्रजातंत्र होगा तो उसमें जो है भ्रष्ट हो जाएगा, तो उसके बाद उसमें क्रांति होगी तो फिर चेंज करके दूसरा होगा। तो प्रजातंत्र में क्रांति तब होती है जब एक लोकप्रिय नेता आम जनता को धनी व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काए व धनी व्यक्तियों के साथ अत्याचार हो। वैसे ही जब एक लोकप्रिय नेता समूची शक्तियों को स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। जब एक व्यक्ति होगा और वो सबसे लोकप्रिय, जैसे एक राजा है वो सबसे लोकप्रिय और वो क्या करे, सारी शक्तियों को अपने में निहित करना चाहे, अब सारी शक्तियों को प्राप्त करना चाहे तो क्या होगा, क्रांति होगी। वैसे ही धनिक तंत्र में क्रांति शासन तंत्र को आपसी झगड़े व गुटबंदी द्वारा होती है। अगर शासन तंत्र में जो कुछ लोगों का जब शासन होगा तो उसमें आपसी झगड़े होंगे कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं ये करूँगा, ये होना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, कुछ लोगों का गुट बन जाएगा और फिर आपसी झगड़े होने लगेंगे। इसमें जनता से अन्याय भी क्रांति का कारण है। अब कुछ लोग मिल जाएंगे, कुछ लोग अच्छा काम करेंगे, कुछ लोग गलत काम करेंगे, तो जो जनता है वो क्या करेगी, वो अन्याय होगी तो क्रांति का जो है वो कारण बनेगा। कुलीन तंत्र में क्रांति का मूल कारण शासन करने वाले व्यक्तियों की सीमित संख्या है। जब शासन करने वाले व्यक्तियों की सीमित संख्या होगी तो उससे क्या होगा, उससे कुलीन तंत्र में भी क्रांति आएगी। राजतंत्र में क्रांति का मूल कारण क्या होता है, तो उसमें मूल कारण होता है शासक वर्गों का आपसी मतभेद, किसी जन आंदोलन नेता द्वारा शासन के विरुद्ध भावनाएं। जैसे कि अगर राजा जो है वो भ्रष्ट हो गया है तो उसके लिए क्या होगा, एक लोकप्रिय नेता जनता के बीच से उठेगा और वो शासन जो है, जो राजा है उसके विरुद्ध भड़काना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे क्रांति आएगी और शासकों को आलसी हो जाना, और या फिर शासक जो है वो सारे शासक आलसी हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ये क्रांति का कारण बनेगा। देखिए यही स्लाइड आपको पूरी इंग्लिश में है, जो इंग्लिश के हमारे छात्र हैं वो इंग्लिश में इसे पढ़ सकते हैं। वैसे ही सारी चीज़ें लिखी हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन इन द गवर्नेंस सिस्टम, उसके बाद वैसे ही सारी टॉपिक हैं, सेम चीज़ें हैं लेकिन इंग्लिश में है। आइए अब हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्रांति रोकने के उपाय। क्रांति कैसे रोकी जा सकती है, क्रांति, क्योंकि क्रांति होगी तो उसमें नुकसान ही होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक राज्य को अगर राज्य में क्रांति करवानी रहती तो उस राज्य के बारे में इतनी अच्छी बातें अरिस्टोटल नहीं करते कि उस राज्य में शांति हो, सब चीज़ों को समान वितरण किया जाए, सभी लोग खुश रहें आखिर में, तो वो क्रांति के बारे में नहीं बोलते, लेकिन क्रांति रोकने का उन्होंने उपाय दिया। तो क्रांति रोकने का उपाय क्या होना चाहिए, तो अरस्तु के अनुसार रोकने का सबसे उपयुक्त उपाय मध्यम वर्ग का शासन है। जो मिडिल क्लास लोग होंगे, उनके राज्य में जो मिडिल क्लास लोग होंगे, इसी को उन्होंने गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट कहा था। ये शब्द याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट यही कहलाता है कि मध्यम वर्ग का शासन हो, मध्यम वर्ग की जो है उनका शासन, वो लोग शासक हों, यही जो है गोल्डन मीन का एग्जाम्पल कहलाता है कि वो जो होगा वो गोल्डन होगा, वो सबसे बेहतरीन होगा। जनता में अपने कानून का पालन व उसके प्रति सम्मान की भावना हो, जो जनता हो वो जो कानून बना हो उसको जो है सम्मान करे, उसका पालन करे, ये भी एक तरीका रहेगा जिससे क्रांति रोकी जा सकती है। शासकों का जनता से व्यवहार अच्छा हो, जो शासक करे वो जनता से अच्छा व्यवहार करे। अरस्तु के अनुसार जैसे न्याय का उन्होंने जो है सिद्धांत दिया, तो उस हिसाब से शासक जो है जनता से व्यवहार करे, जनता के साथ उनका जो है आचरण हो। समाज में विषमता का अभाव हो, विषमता मतलब असमानता का, इनइक्वालिटी का जो है अभाव हो, इनइक्वालिटी का अभाव हो। एक व्यक्ति या वर्ग आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित ना करे, मतलब एक व्यक्ति या फिर कोई वर्ग है तो वो जो है वो उतना ही संपत्ति अर्जित करे जितनी की उसे ज़रूरत होती है। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि उन्होंने राज्य का सिद्धांत दिया था, जिसमें राज्य का सबसे पहला जो क्रम था वो परिवार था। परिवार से समुदाय और समुदाय से गांव, गांव से फिर राज्य बनता था। लेकिन इस क्रम में उन्होंने 3 ही क्रम दिए थे। वो क्रम थे, पहला परिवार, दूसरा गांव और तीसरा राज्य। तो उन्होंने परिवार के बारे में भी अपना जो है एक सिद्धांत दिया था। परिवार का मतलब उन्होंने ये बताया था कि परिवार में कौन कौन किससे लोग होने चाहिए, परिवार में कितने लोग होने चाहिए, परिवार में जो लोग रहेंगे उनमें किसका क्या काम होगा। तो परिवार में उन्होंने महत्व परिवार को प्रदान किया था। जैसा कि पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हैं कि जो अरस्तु थे उन्होंने परिवार को महत्व प्रदान किया था। परिवार को महत्व प्रदान करने के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। परिवार में अरस्तु ने पति पत्नी, बच्चे व दासों को शामिल किया था। दासों का मतलब स्लेव। अभी हम इस पे भी आएंगे, इसकी भी एक अलग थ्योरी है इन्होंने जो कि दे रखी है, इस पे भी अभी हम आएंगे। लेकिन उन्होंने परिवार में अरस्तु ने जो है वो पति पत्नी, ये 2 लोग, फिर बच्चे और फिर दासों को जो है शामिल किया था। अरस्तु के अनुसार परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। परिवार जो होती है वो एक स्वाभाविक संस्था है। इन्होंने अरस्तु की तरह मैं गलत बोल रहा हूँ, प्लेटो की तरह ये नहीं कहा कि जो शासन वर्ग होगा, जो सैनिक वर्ग होगा, उनके पास परिवार नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगा। इसका तुरंत खंडन किया अरस्तु ने सीधे कह दिया कि नहीं, जो परिवार होना किसी भी इंसान का एक जो है अधिकार है। संपत्ति होना एक अधिकार, लेकिन संपत्ति उतना ही होनी चाहिए जितने की उसको जरूरत है, ना कि जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अरस्तु के अनुसार परिवार में पति पत्नी, बच्चे व दास होते हैं। परिवार का मुखिया जो होता है वह पति होता है। ध्यान दीजिएगा, औरत को उन्होंने परिवार का मुखिया नहीं बनाया था, जिसमें विवेक सर्वोच्च होता है। पत्नी में अल्प विवेक होता है, मतलब जो पत्नी होगी वो पति के अंडर में रह के काम करेगी। जो भी काम होगा, जो भी चीजें होंगी, वो औरत जो है वो पति के या फिर किसी भी मेन से नीचे रह के काम करेगी। ऐसा उनका मानना था कि जो औरतें होती हैं, जो वुमेन होती हैं, वो अल्प विवेक होती है, वो इन्फीरियर होती हैं। जो मेन होते हैं उनसे कम विवेक उनके अंदर होता है, जबकि बच्चों में विवेक अविकसित होता है। और ऐसा उनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो विवेक होता है वो अविकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अरस्तु के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति समान नहीं होती है। मतलब कि जो पति होगा, जो मेन होगा, वो सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे कौन होगा, तो उसके नीचे जो है महिला होगी। महिला में थोड़ा विवेक रहेगा। फिर बच्चे आएंगे जिनमें थोड़ा सा भी विवेक नहीं होगा, अविकसित होगा, मतलब विकास तो होगा लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ होगा। और उसके बाद दास होंगे, क्योंकि दास में जो है उनका दास के प्रति ये मानना था, वह यह कहते थे कि दास जो होता है वो प्राकृतिक रूप से उसमें विवेकशीलता नहीं होती है, उसमें बल जो है वो ज्यादा होता है, जिस वजह से उसे मालिक के अंडर में रह के अपने विवेक की जो है उसका विकास उसका करना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट लिखा है, परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने में मुखिया की भूमिका अलग अलग होती है। परिवार के सदस्य को निर्देशित करने में किसकी भूमिका होगी, तो मुखिया की होगी। मुखिया कौन होगा, तो वो मेल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परिवार में पति का पत्नी पर शासन स्थायी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि परिवार में जो है वो जो पति होगा वही पत्नी पर शासन स्थायी रूप से करेगा और कोई नहीं करेगा, ठीक है। जबकि राजा का नागरिकों पर शासन स्थायी नहीं होता है। जो राजा होगा वो राजा पहली बात तो होगा नहीं, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दिया था और सबसे बेहतरीन जो बताया था शासन का वर्ग वो पॉलिटी बताया था। और उन्होंने ये बताया था कि जो नागरिकों पर जो शासन जो है वो स्थायी नहीं होगा, कभी शासन होगा कभी नहीं होगा, बस कुछ कानून होंगे जिनको वहाँ के नागरिकों को मानना पड़ेगा। जैसे न्याय के कानून में 2-4 कानून उन्होंने बताया, तो वैसे कानूनों को मानना पड़ेगा। बाकी जो जनता है वो आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकती है हैप्पीनेस को अपने फुलफिल करने के लिए, जिसे यूडोमोनिया मैंने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, राज्य का निर्माण परिवार व गांव से मिलकर होता है। तो जो राज्य का निर्माण होगा वो किससे मिलके होगा, तो वो गांव से मिलके होगा और परिवार से मिलके होगा, तभी ये एक क्रम बनेगा। जैसे कि परिवार, जैसा कि मैंने लिखवाया है, पहले
पहले फैमिली, मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहले फैमिली, ठीक, फिर उसके बाद जो होगा फैमिली के बाद जो होगा वो होगा गांव होगा, गांव को विलेज, और फिर उसके बाद जो है वो स्टेट होगा जिसे राज्य कहते हैं। यही क्रम जो है वो अरस्तु का था। अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा हुआ है, थॉट्स ऑफ द फैमिली, वही चीज़ें, सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। परिवार और परिवार के लोगों के बारे में जानने के बाद अब हम एक चीज़ रह गई जो था दासता। दास कौन था, दास कैसा होना चाहिए, दास को क्या करना चाहिए, दास का काम क्या होना चाहिए। तो आइए अब हम इस स्लाइड में दास के बारे में जानते हैं। तो दास प्रथा पर विचार, दास के बारे में अरस्तु ने क्या कहा। तो अरस्तु ने दास प्रथा को समर्थन किया था। अरस्तु ने दासों को जो है समर्थन किया था कि दास जो है वो होना सही है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति दास है जो विवेक शून्य है, मतलब कि जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों में जो विकास, जो विवेक है वो अविकसित है, वो धीरे धीरे विकसित होगा, लेकिन इनके अनुसार जो एक दास होता है उसमें जो विवेक होता है वो 0 होता है, 0 बटा सन्नाटा, मतलब कि उसके अंदर विवेक नहीं होता है। दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु का तर्क, दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु का क्या तर्क था, उन्होंने क्या विचार दिया था। तो अरस्तु के अनुसार जो है यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करे, मतलब जो श्रेष्ठ है, जो मालिक है, जिसके पास जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो अपने अधीनों पर शासन कर सकते हैं। किनके ऊपर, जो दास होते हैं। अतः दास प्रथा प्राकृतिक है। इन्होंने दास प्रथा को जो है वो प्राकृतिक रखा था। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही याद करने वाली बात है कि ये जो दास प्रथा था वो जो है प्राकृतिक था, ना कि कोई अलग जो प्रकार का इसका कोई नियम था। इन्होंने दास प्रथा को प्राकृतिक माना है कि मतलब जो जन्म से ही जिनके अंदर विवेक ना हो, सोचने की क्षमता जिनके अंदर कमजोर हो, वो जो है दास होंगे। दास प्रथा दासों व स्वामी दोनों के लिए उपयोगी है। कैसे, तो दास जो है वो जब दास स्वामी का काम करेगा, स्वामी के घर का काम करेगा, तो स्वामी जो है वो राज्य को विकसित करने का काम करेगा, राज्य और एक समुदाय में अपना योगदान देगा, ताकि जो है वो राज्य को आगे बढ़ा सके, राज्य को एक अच्छे दिशा की ओर ले जा सके। इसीलिए दास प्रथा को इन्होंने जो है समर्थन किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है उनके द्वारा घरेलू कार्य करने से, उनके मतलब कि दास के द्वारा घरेलू कार्य करने से स्वामी को शासन कार्यों में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिलता है। शासन कार्यों का मतलब है कि राज्य के कार्यों में जो भागीदारी होगी उसके लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दासों के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि मालिक के साथ रहते हुए दासों में भी नैतिकता का विकास हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब एक दास अपने मालिक के अंडर में रह के उसका काम करेगा, उसको छूट देगा ताकि वो जाके राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके, तो इससे क्या होगा कि इससे जो होगा कि एक दास में भी जो है विवेक की जो विवेक का गुण है वो विकसित होगा, और धीरे धीरे जो वो जैसे विकसित होगा और जब वो पूर्ण विकसित हो जाएगा विवेक, तब ये दास को कहते हैं कि भैया तुम आज़ाद हो, अब तुम जाओ और राज्य के शासन क्रियाओं में जाके मदद दो और राज्य का विकास करने में मदद करो। ऐसा अरस्तु का कहना था। आइए नीचे देखते हैं। अरस्तु ने नैतिकता का विकास होने पर दासों को छोड़ देने का भी समर्थन किया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अरस्तु ने जब एक दास में जब उसके अंदर जब विवेक का विकास पूर्ण रूप से हो जाएगा तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। उसे छोड़ने के बाद क्या होगा, तो उसे छोड़ दिया जाएगा ताकि वो राज्य के विकास में भी मदद कर सके। आइए आगे देखते हैं। नागरिकता का सिद्धांत। अरस्तु ने नागरिकता का सिद्धांत में क्या कहा था। तो नागरिकता का सिद्धांत इनका सबसे आसान है। नागरिकता का सिद्धांत इन्होंने ऐसा कहा था कि नागरिकता में उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी जो एक राज्य के विकास में मदद करे, राज्य के शासन क्रियाओं में मदद कर सके, उनका योगदान हो, उन्हीं को जो है वो
नागरिकता मिलनी चाहिए। अब बात यह है कि योगदान कौन कौन करेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि योगदान सबसे पहले अगर कोई करेगा तो वह एक मानव करेगा। मानव कौन सा मानव? जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास राजनीतिक विज्ञान की ज्ञान है, वो जो है सबसे पहले जो है मदद करेगा राज्य के विकास में, वो योगदान देगा। और कौन कौन किन किन को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, ये तो बात हम कर लिए, हमने पहले बात कर ली कि नागरिकता किनको किनको देनी चाहिए, लेकिन किनको किनको नहीं देनी चाहिए। तो अरस्तू के अनुसार निम्न लोगों के लिए नागरिकता नहीं होगी। कौन कौन? महिलाएं, शिल्पी, बूढ़े एवं बच्चे, दासों और विदेशी। मतलब कि ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ये 6 लोगों को जो है जो नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये 6 लोग राज्य के विकास में काम नहीं कर सकते हैं। बच्चों के पास भी जो विकास होता है, विवेक होता है, वो अविकसित होता है। दासों के पास भी विवेक नहीं होता है। तो इस माध्यम से, और विदेशी मतलब कि इसको इंग्लिश में अरस्तू ने एलियन कहा है। ये जो एलियन होगा ये बाहर का रहेगा, उस राज्य का नहीं रहेगा, इसीलिए इसको जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम आ गए हैं आज के अपने लास्ट स्लाइड पे। लास्ट स्लाइड जो है वह यह बताता है कि अरस्तू के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे। प्रमुख ग्रंथ का कहने का मतलब है कि उनकी किताबें, बुक्स, उनकी कौन कौन सी बुक्स जो थी वो ज़रूरी थी। तो इनमें से एक पॉलिटिक्स है, दूसरी ऑन द सोल है, उसके बाद जो है वो एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे यूडोमिनियन या एथिक्स, वर्चूज एंड वाइसेस कहते हैं। उसके बाद मेटाफिजिक्स थी, ये सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण किताब है, इसमें इन्होंने बहुत से अपने सिद्धांत दिए हैं। उसके बाद जो है उसके बाद निकोमेकियन एथिक्स थी। इसे इस नाम से आप देख सकते हैं कि जो एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इस नाम से भी बुलाया जाता है, और वैसे ही मेटाफिजिक्स को जो है वो एसोनोमिका मैग्ना मोरालिया भी नाम से बुलाया जाता है। निकोमेकियन एथिक्स थी, फिर दी कैटेगरीज थी, टॉपिक्स थी, द प्रायर एनालिटिक्स थी, पोस्टेरियर एनालिटिक्स थी, द रेटोरिक थी, और लास्ट में पोएटिक्स थी। ये इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ का नाम है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यही किताबें इंग्लिश में लिखी हैं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है उनके लिए इंग्लिश में है। अब हम ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद अब हम कुछ MCQs करेंगे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, और कुछ आसान भी हैं, आपको करने में वो मज़ा भी आएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि ये देखिए पहला MCQ क्या है कि अरस्तू ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया था वो कौन सी पद्धति थी। तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए उन्होंने बताया था कि राज्य का जो विकास होगा वो राज्य का विकास होगा, पहले एक इंडिविजुअल होगा, जैसा कि मैंने बताया था एक व्यक्ति होगा इंडिविजुअल, दूसरा जो होगा उससे फैमिली बनेगी, फैमिली, और तीसरा जो होगा वो विलेज होगा, और जो चौथा होगा फिर वो होगा स्टेट होगा, एक राज्य होगा। और ये जो है इस मेथड को कहते हैं टीलियोलॉजिकल मेथड, टीलियोलॉजिकल मेथड। और इसे हिंदी में हम कहते हैं स्वदेश्य परक पद्धति। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वदेश्य परक पद्धति। तो इसी बात पे आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था? न्याय के किस उद्देश्य पर बल दिया गया था? न्याय कैसा होना चाहिए यूनानी के विचारकों के द्वारा? तो यूनानी के विचारकों के द्वारा जो न्याय होगा वो नैतिकता से भरा हुआ रहेगा। ना ही समाज न्याय करेगा, ना ही एक किसी भी विधान के द्वारा न्याय किया जाएगा, ना ही राजनीतिकों के द्वारा न्याय किया जाएगा, वह नैतिकता के द्वारा किया जाएगा। मोरल्स होना चाहिए, एक इंसान में अच्छाई होनी चाहिए जो कि राज्य के अंदर उसका विकास होगा। एथिक्स होनी चाहिए। इसके ऊपर जो है एक जो यूनानी विचारक हैं उन्होंने न्याय का इसी पहलू पे
जो है बल दिया था। किस पहलू पे? तो नैतिकता के पहलू पे। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चले आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया था? चलिए देखिए आप, अरस्तु ने राज्य और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया था? तो देखिए पहला ऑप्शन है निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर। दूसरा है शासकों की संख्या, ध्यान रखिएगा, शासकों की संख्या और उनकी गुणवत्ता के आधार पर। आइए आप लोग समझ चुके होंगे कि ये आंसर सही है, लेकिन तीसरी टॉपिक देख सकते हैं, धार्मिक प्रभाव के आधार पर। धार्मिक तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, धार्मिक से रिलेटेड उनका कोई भी सिद्धांत नहीं है। आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर, आर्थिक के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। उनका सीधा सीधा कहना था कि एक इंसान जो है उसके साथ न्याय तभी होगा राज्य के अंदर जब उसको उसके योगदान और उसके जो है राज्य के विकास के कार्य के हेतु जो है उसी के उपलक्ष्य में उसको जो है उसी प्रकार से उसको जो है पुरस्कृत करना चाहिए, उसको जो है पद का वितरण करना चाहिए। तो आर्थिक नहीं होगा, धार्मिक नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन होगा शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या थी? तो दैवीय दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक, आप जानते हैं ये नहीं होगा। अप्राकृतिक और अस्थायी थी, नहीं होगा। तीसरा है प्राकृतिक और दैवीय है किंतु निंदनीय है, क्या ये निंदनीय थी? अरस्तु ने दास्ता को निंदनीय किया था? नहीं किया था। तो हमारा पास बचा चौथा ऑप्शन, प्राकृतिक भी था और लाभप्रद भी था। लाभप्रद कैसे था? मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि लाभप्रद इस प्रकार से था कि वो लाभप्रद तब होगा क्योंकि जब एक दास अपने मालिक के अंदर में रह के काम करेगा, उसके घर के कामों में सहयोग करेगा, तो जो मालिक होगा, जो उसका मास्टर होगा, वो क्या करेगा? वो राज्य में जाएगा और राज्य में जाने के बाद वो राज्य के विकास में योगदान करेगा, वहां के राजनीतिक शासन की प्रक्रिया में योगदान करेगा। अब हम आइए इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये उनके कुछ किताबों का नाम दिया है और ये पूछा गया है कि इसमें अरस्तु की किताब कौन सी नहीं है, निम्न में से कौन अरस्तु की पुस्तक नहीं है? तो इसमें जो पॉलिटिक्स है उसमें उन्होंने बहुत से जो है वो दिए हैं। दूसरी एथिक्स है, निकोमेकियन एथिक्स, जैसा कि मैंने पढ़ाया था, इसका छोटा नाम है निकोमेकियन एथिक्स। तो ये लास्ट का जो एथिक्स वर्ड है इसी को लिखा है, उसमें एथिक्स है। तीसरी रिटोरिक है और चौथा प्रिंस है। तो आप इसमें से कौन से टॉपिक को नहीं पढ़े हैं? तो प्रिंस इस लेक्चर में कहीं भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि प्रिंस जो किताब है वो मैकियावेली की है। मैकियावेली एक अलग फिलॉसफर है, उनकी ये रचना प्रिंस है। तो ये रही स्टूडेंट्स आज की क्लास। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। और जैसा कि मैंने प्लेटो वाले लेक्चर में बताया था कि अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं और आप ऐसे ही अपने CUET में पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कवर करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप DNS का एजुकेयर ऐप डाउनलोड करें, बैच लें, बैच से जुड़ें और फिर अपनी पढ़ाई को एक रफ्तार के तरीके से अच्छे से शुरुआत करें। क्यों आप DNS से ही जुड़े? तो DNS से इसलिए जुड़े क्योंकि इसमें आप लोगों को, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि इसमें आप लोगों को मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी सारे टॉपिक पे। उसके बाद आपको MCQs करवाए जाएंगे, हालांकि ये कम MCQ हैं, वहां पे आपको हर एक टॉपिक से लगभग 20 से 25 MCQ दिए जाएंगे, तो MCQs करवाए जाएंगे। संडे टू संडे वीकली टेस्ट होगा, जो भी टॉपिक आपको एक वीक में पढ़ाए जाएंगे उसको आपका टेस्ट होगा। और फिर उसके बाद जो है वीकली टेस्ट होने के बाद आपका संडे को ही शाम में लाइव गूगल मीट पे जो है डाउट सेशन होगा, लाइव गूगल मीट पे डाउट सेशन होगा, जो कि आपके लिए यूजफुल होगा। एक वीक में आपने जितना भी पढ़ा है, जो भी उसमें जो भी दिक्कतें हो रही हैं, वो चीज़ आप लोग को बतानी है। मैं खुद आप लोग की हेल्प आउट करूंगा उस दिक्कतों को दूर करने में, और इस तरीके से आपका बैच चलेगा जब तक कि एग्जाम के डेट नहीं रिलीज हो जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।